हेलो बच्चों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था अबाउट द SN2 अभिक्रिया। SN2 अभिक्रिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो देखिए SN2 में आपको बताया गया था S का मतलब होता था सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब होता था न्यूक्लियोफिलिस और 2 का मतलब क्या होता था बाई मॉलिक्यूलर। तो कह सकते हैं उसका नाम क्या था, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या हिंदी उसकी होती थी द्विअणुक नाभिक श्रेणी प्रतिस्थापना। जबकि उससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था SN1 अभिक्रिया। SN1 अभिक्रिया क्या होती है, तो देखिए यहाँ से आज हम जो पढ़ेंगे उसमें आज का हमारा जो टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 अभिक्रिया। SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर किसको पढ़ना है, SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर को पढ़ना। तो देखिए यहाँ से अगर बात की आती है तो आज हम लिखेंगे यहाँ से SN1 क्या होता है एक तरफ, दूसरी तरफ हम क्या लिखेंगे SN2 लिखेंगे। अब यहाँ से आइए कुछ इनके डिफरेंस के बारे में देख लेते हैं। तो डिफरेंस से क्या होती है, तो डिफरेंस आपको उस दिन बताया गया था। जैसे हम दोनों की एग्जांपल दिखा देते हैं। यहाँ से आपको लिखा गया था यही आपका एल्किल हैलाइड था, जिसमें कोई भी न्यूक्लियोफाइल्स आकर के अटैक करता था। तो देखिए यहाँ से आपका क्या काम होता था, ये आपका RU प्लस यहाँ से आपका एल्किल हैलाइड अलग हो जाता था। अब सपोज करते हैं आपका SN1 था, तो यहाँ से बताया गया था मैकेनिज्म ये आपके 2 स्टेप में कंप्लीट होता था। कितने स्टेप में कंप्लीट होता था, ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता था, आपको दिखाया भी गया था। अब यहाँ से देखिए फर्स्ट स्टेप में बताया गया था, यहाँ से कार्बोकेटायंस का फॉर्मेशन होता था, और सेकंड स्टेप में जो कार्बोकेटायंस बना था पहले स्टेप में, उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल्स अटैक करता था। ठीक, क्या काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल्स आकर के उसके ऊपर अटैक करेगा और आपका क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता था। अब यहाँ से SN2 के बारे में देख लेते हैं। तो SN2 में आपका यही तो था, एल्किल हैलाइड था। यहाँ से कोई भी न्यूक्लियोफाइल जब इस पे अटैक करता था, सीधे सीधे यहाँ से आपका क्या हो जाता था RU, यहाँ से प्लस आपका क्या हो जाता था एल्किल हैलाइड, सॉरी आपका हाइड्रोजन एटम यहाँ से अलग हो जाता था। और यहाँ से बताया गया था इसकी मैकेनिज्म तो यहाँ से 1 स्टेप में होती थी। पहले एल्किल हैलाइड न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करके मध्यावर्ती यौगिक या इंटरमीडिएटेड कंपाउंड बनाता था, जो बाद में किस में बदल जाता था, आपका उत्पाद में बदल जाता था। अब यहाँ से आपकी पूरी मैकेनिज्म थी जो हम लोगों ने देखी थी 2 लेक्चर में पिछले, SN1 और SN2 के बारे में। तो देखिए यहाँ से अगर बात की जाती तो काम क्या होगा, यहाँ से देखिए SN1 अभिक्रिया की बात की जाती तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या हो जाएगा, यह आपकी 2 चरणों में पूरी होती है। कितने चरणों में कंप्लीट होती है, 2 चरण में। तो यहाँ से लिख सकते हैं यह आपका कितने में, यह 2 चरण में पूर्ण होता है। कितने चरण में, यह दो चरणों में पूर्ण होता है। ठीक, पूर्ण होता है। कितने चरणों में पूरा होगा, 2 चरण में। जबकि SN1 की बात किया तो SN1 में कितने चरण में पूरा होता था, यह आपका 1 चरण में। कितने में, 1 चरण में पूरा होता था। कितने चरण में, 1 चरण में पूर्ण होता था, पूर्ण होता था, या होता है लिख लेंगे, 1 चरण में पूर्ण होता है। अब यहां से देखिए देखते हैं, जैसे यहां से आपको यही लिखा गया था, जैसे आपका RX यहां से न्यूक्लियोफाइल्स अटैक किया था, तो आपका RNO प्लस यहां से क्या बना था, आपका X आकर के बना था नेगेटिव चार्ज के साथ। तो यहां से अब इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म हम देख लेते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, पहले चरण में यहाँ से जो न्यूक्लियोफाइल्स है, यहाँ से क्या होगा, एल्किल हैलाइड आपका अलग होगा, और यहाँ से किसका, एल्किल हैलाइड से हाइड्रोजन अलग होगा, और यहाँ से कार्बोकेटायंस का फॉर्मेशन होगा। और ये प्रोसेस आपको बताया गया था किस तरीके का होगा, स्लो होगा। किस तरीके से होता, स्लो। और सेकेंड स्टेप की बात की जाती है तो यहाँ से क्या काम होगा, सेकेंड स्टेप में जो आपका ये बना था, इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल्स आकर के अटैक करेगा और क्या बनाता था, यहाँ से यह प्रोडक्ट बनाता था। क्या बनाता था, प्रोडक्ट बनाता था। और ये प्रोसेस कैसे होता था, यह प्रोसेस आपका फास्ट होता था। कैसा होता था, फास्ट होता था। दिख रहा है यह कितने चरणों में पूरी हो रही है, 2 चरणों में, जबकि इसको बताया गया था 1 चरण में कंप्लीट होगा। जैसे रिएक्शन आपका लिखा गया, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल्स आकर के अटैक किया, तो देखिए यहाँ से आपका RU प्लस यहाँ से आपका क्या होगा, X अलग हो गया। तो देखिए इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो यहाँ से आपका जो एल्किल हैलाइड है वह न्यूक्लियोफाइल्स के साथ रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद यहाँ से क्या बनाता था, आपका मध्यावर्ती यौगिक बनाता था NO। यहाँ से डॉट डॉट बॉन्ड R, इधर फिर हाइड्रोजन के साथ क्या काम करते थे, यहाँ से X, फिर यहाँ आपका मध्यावर्ती यौगिक बनता था जो कि अनस्टेबल होता था। क्या होता था, अस्थायी होता था। अब यहाँ से देखिए जब यहाँ अस्थायी होता था, फिर बाद में टूटता किसमें था, RNO में टूट जाता था।
तो यहाँ कितने स्टेप में पूरा होता था, या 2 स्टेप में पूरा होता था, जबकि यहाँ कितने स्टेप में पूरा होता था, 1 स्टेप में पूरा होता था। कितने में, 1 स्टेप में, या आपकी कंप्लीट होने वाली रिएक्शन थी। अब यहाँ से देखिए आगे की अगर दूसरे पॉइंट की बात आती, दूसरा पॉइंट आपका क्या होगा, अब सेकेंड पॉइंट की बात की आती है। यहाँ से सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड व एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। किसपे, एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो देखिए यहां से लिख सकते हैं हम, क्या काम कर सकते हैं, अभिक्रिया की दर जो होगी या रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्किल हैलाइड कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, यह कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड अर्थात एल्किल हैलाइड की सांद्रता के ऊपर डिपेंड करता था। जबकि इसमें जो बताया गया था रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यह दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी। अर्थात या किसकी किसकी सांद्रता पे, या न्यूक्लियोफाइल्स और एल्किल हैलाइड दोनों की सांद्रता पे निर्भर करेगी। जबकि SN1 आपका किसमें निर्भर करती थी, आपकी जो आपकी केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करती थी। ये भी आपको दिखाया गया था रिएक्शन मैकेनिज्म में। अब आइए थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं। इसका थर्ड पॉइंट क्या होगा, यहां से देखिए अगर थर्ड पॉइंट की बात की आती तो थर्ड पॉइंट आपका क्या होगा, यही होगा कि यहां से देखिए जो इसकी आणविकता होती, मॉलिक्यूलरिटी होती, वह कितनी होगी, अर्थात आपकी इसकी 1 होगी, जबकि इसकी कितनी होगी, 2 होगी। कितनी होगी, 2 होगी। क्योंकि इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन वह केवल किसके कंसंट्रेशन पे, एल्किल हैलाइड पर निर्भर कर रही है। तो देखिए लिख सकते हैं यहाँ एक अणु का अभिक्रिया होती है। क्या होती है, यहाँ एक अणु का, यह एक अणु का अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होगी, एक अणु का अभिक्रिया होती है, ठीक। जबकि यह कितनी होती है, यह 2 अणुक होगी। कितनी होगी, यह 2 अणुक अभिक्रिया होती है। कितने अणुक, 2 अणुक अभिक्रिया होती है। बात क्लियर है। इससे तीसरा पॉइंट हो जाएगा, यह एक अणुक अभिक्रिया होती है, जबकि यह कितनी होगी, 2 अणुक अभिक्रिया होती है। यह 2 अणुक अभिक्रिया होती है। अब यहां से देखिए फोर्थ पॉइंट की बात की, फोर्थ पॉइंट आपका कौन सा हो जाएगा, चौथे पॉइंट की बात की जाती है। इसमें जो अभिक्रिया की कोट होगी, अगर इसकी आणविकता 1 है तो अभिक्रिया की कोट भी कितनी होगी, 1। तो यहां से जो अभिक्रिया की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी, अभिक्रिया की कोट, अभिक्रिया की जो कोटि होगी, कोटि वह कितनी हो जाएगी, 1 होगी। जबकि इसमें अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, अभिक्रिया की कोटि इसमें कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब यहां से देखिए पांचवें पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। पांचवा पॉइंट इसमें क्या होगा, यहां से अगर पांचवें पॉइंट्स की बात की जाती है तो इसमें देखिए जो आपके एल्किल हैलाइड की क्रिया, यहां से एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी की बात की जाती है। तो एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी क्या होती है, इसमें आपका टर्सरी एल्किल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। कौन सा, टर्सरी, उसके बाद आपका कौन सा, सेकेंडरी, उसके बाद कौन सा, प्राइमरी, और सबसे लास्ट में आपको बताया गया था CH3X, ये आपका क्या होगा, रिएक्टिव होगा। यह एल्किल हैलाइडों की सक्रियता का घटता हुआ क्रम है, किसके लिए, SN1 के लिए है। किसके लिए, SN1 के लिए। जबकि अब देखिए इसमें भी आपको बताया गया था SN2 में, यहां से जो आपका CH3X होगा, कौन सा, CH3X होगा, यह मोस्ट रिएक्टिव होगा। इसका अपोजिट होता है, यह आपका मोस्ट रिएक्टिव होगा। और देखिए उसके बाद कौन सा हो जाएगा, प्राइमरी एल्किल हैलाइड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपका सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, टर्सरी एल्किल हैलाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टर्सरी एल्किल हैलाइड हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए अभिक्रिया की जो रिएक्शन यहाँ से एल्किल हैलाइडों की रिएक्टिविटी की बात की जाती है, तो रिएक्टिविटी कुछ इसी तरीके से इनकी होगी। अब इसके आगे की बात की जाती है, आठवां आपका छठवां पॉइंट क्या होगा, यह अभिक्रिया जो होती है, यह अभिक्रिया जो होगी इसमें हम दुर्बल क्षार का उपयोग करते हैं। किसका यूज करेंगे, यहाँ से दुर्बल क्षार का। यह अभिक्रिया दुर्बल क्षार द्वारा संपन्न होती है, द्वारा संपन्न होती है, दुर्बल क्षार द्वारा होती है, ठीक।
अब यहाँ से मतलब बात क्या आती है, अगर हम इक्वा सोल्यूशन कहीं देख रहे हैं तो इक्वा सोल्यूशन के अगर साथ क्या अभिक्रिया हो रही है तो वो आपकी कौन सी होगी, वह आपकी SN1 अभिक्रिया होगी। जबकि SN2 की बात क्या आती है, प्रबल क्षार के द्वारा होता है। किसके द्वारा, या प्रबल क्षार द्वारा होता है, या प्रबल क्षारों द्वारा होता है। किसके द्वारा होगा भैया, प्रबल क्षारों के द्वारा होगा। अब यहाँ से देखिए बात क्या आती है, इसमें काम क्या होगा आपका, 7th पॉइंट क्या होगा। यहाँ से अगर बात क्या आती है तो आपका जो SN1 अभिक्रिया होगी, यह ध्रुवीय विलायक जो आपके पोलर सॉल्वेंट होते हैं जिनका डायपोल मोमेंट 0 होता है, यह ध्रुवीय विलायकों में तेज होती है। किसमें, ध्रुवीय विलायकों में तीव्र गति से होती है, या किसमें, जो ध्रुवीय विलायक होते हैं, ध्रुवीय विलायक में तीव्र होती है। किसमें, ध्रुवीय विलायक में क्या होगी, या तीव्र होती है। क्या होती है, या तीव्र होती है। जबकि अब उसकी बात की जाती है, यहाँ से अगर हम पोलर का यूज किया, पोलर सॉल्वेंट का, तो यहाँ से किसका यूज करेंगे हम, अध्रुवीय नॉन पोलर सॉल्वेंट का। तो यहाँ जो अभिक्रिया अगली होगी यह अध्रुवीय विलायकों में होती है। किसमें, अध्रुवीय विलायकों में होती है। किसमें होती है, अध्रुवीय विलायकों में तीव्र होती है। किसमें भैया, या अध्रुवीय विलायकों में क्या होगी, तीव्र होती है। बात क्लियर हुई। अब यहाँ से देख लेते हैं, इसमें आपको 7 पॉइंट्स बताए गए। पहला आपका बताया गया कि जो SN1 अभिक्रिया होती है कितने चरणों में पूरी होती है, या 2 चरणों में पूरी होती है। कितने चरण में पूरी होगी, 2 चरण में पूरी होती है। जबकि आपकी SN2 जो आपकी एक चरण में पूरी होती है। कितने में, 1 चरण में। इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अभिक्रिया की जो दर है, वह किसमें, केवल एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। यहाँ से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वह किस पे डिपेंड करेगा, रिएक्शन वह डिपेंड करेगा किसमें, यहाँ से एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर। जबकि इसमें किसमें रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वह एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल्स दोनों की सांद्रताओं पर निर्भर करेगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ एक कोट या एक आणुक अभिक्रिया होती है, मतलब यह एक आणुक अभिक्रिया होगी। जबकि यह कितनी अणुक होती है, 2 अणुक अभिक्रिया होती है। कितनी अणुक होती है, 2 अणुक अभिक्रिया होती है। इसमें अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, 1 होगी। जबकि इसमें अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, 2 होगी। और यहाँ से देखिए, इसमें एल्किल हैलाइडों की अगर सक्रियता की बात की जाए, टर्सरी हो जाएगा, उसके बाद सेकेंडरी हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा, उसके बाद CH3 हो जाएगा। अर्थात अगर बात की आती तो टर्सरी एल्किल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब यहाँ से देखिए आगे की कहानी बात की जाती है, इसमें प्राप्त CH3 सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद प्राइमरी होगा, उसके बाद सेकेंडरी होगा, उसके बाद टर्सरी होगा। यह दुर्बल क्षारों द्वारा संपन्न होती है। किसके द्वारा, यह दुर्बल क्षारों के द्वारा संपन्न होती है SN1। जबकि यह किसके द्वारा संपन्न होती है, प्रबल क्षार के द्वारा। किसके द्वारा, यह प्रबल क्षार के द्वारा संपन्न होती है। यह ध्रुवीय विलायकों में, किसमें, ध्रुवीय विलायकों में तीव्र होती है। जबकि यह किसमें, अध्रुवीय विलायकों में क्या होती है, तीव्र होती है। किसमें, अध्रुवीय विलायकों में तीव्र होती है। ये आपके 7 पॉइंट्स लिखे गए किसमें, डिफरेंस बिटवीन द SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। अब आइए 8वें पॉइंट्स की चर्चा कर लेते हैं। इतना एक बार नोट कर लीजिए आपका। अब देखिए इसको मिटा दिया जा रहा है, तो देखिए यहां से अगर बात करती है, अब 8वें पॉइंट्स की हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब आइए 8वें पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। 8वां पॉइंट्स आपका क्या होगा। अब यहां से देखिए, इसमें जो आपके यहां से जो नाभिक स्नेही होते हैं, जो अटैक करने का काम करते हैं, वह आगे से और पीछे से, अर्थात यहां से प्रतीप और किससे, यहां से अग्र दिशा दोनों से आक्रमण करते हैं। आपको दिखाया गया था कि यहां से जो अटैक करने का काम करेंगे, इसमें यह आपके आगे और पीछे, अर्थात अग्र दिशा और पश्चिम दिशा दोनों तरफ से या प्रतीप से आक्रमण करते हैं। तो देखिए यहां से लिखेंगे 8वें पॉइंट में, इसमें जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वे क्या से, प्रतीप या अग्रदिशीय होते हैं, या अग्रदिशीय होते हैं, अग्रदिशीय होते हैं। प्रतीप होंगे या क्या होंगे, अग्रदिशीय होते हैं। अब देखिए यहां से, जैसे हम यहां से देखिए एक आपका
कार्बोकेटायंस बना दिए। अब यहाँ से आपका कोई भी कार्बन है, इसमें 4 वैलेंसी होती है। आपको बताया गया था कि ये आपका क्या काम होगा, 3 डायमेंशन होता है। तो देखिए इसमें 2 स्ट्रक्चर आपकी बनती है, एक आपका डिस्क बनता है और दूसरा आपका क्या बनता है, बेज बनता है। तो देखिए एक डॉट डॉट की आपकी स्ट्रक्चर बनेगी इस तरीके से। एल्किल यहाँ से जो हाइड्रोजन एटम एक आपका ए हो गया, ये दोनों तो आपके कहाँ हो गए, ये आपके प्लेन पे हो गए, एक्स और वाई एक्सिस में। तो देखिए एक आपका इस तरीके से बनेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, यहाँ से डिस्क कहते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन, और दूसरा आपका इस तरीके से आकर के बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वेज कहते हैं। यहाँ से भी हाइड्रोजन जुड़ा होगा। तो देखिए यहाँ से जब इसमें एल्किल हैलाइड अटैक करने का काम करता, वह यहाँ से न्यूक्लियोफाइल्स इस एल्किल हैलाइड में यहाँ से क्या काम करेगा, ये आपका आगे से भी अटैक कर सकता है, या क्या काम कर सकता है, यह पीछे से भी अटैक कर सकता है। अर्थात आपका न्यूक्लियोफाइल्स यहाँ से भी आकर के अटैक कर सकता है, जबकि ये न्यूक्लियोफाइल्स यहाँ से भी आकर के अटैक कर सकता है। क्या काम कर सकता है, यहां से भी आकर के अटैक कर सकता है। तो इसमें यह लिखा गया कि नाभिक स्नेह जो प्रतीप अथवा या अग्र दिशा से आक्रमण कर सकता है। तो यहाँ से जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं प्रतीप होते हैं या अग्र दिशी होते हैं, क्या होते हैं, प्रतीप। मतलब अगर यहाँ से पीछे से आके अटैक किया तो उसे क्या कहेंगे, हम प्रतीप कहेंगे। जबकि यहाँ से अगर आगे से आके अटैक किया तो उसे क्या कहेंगे, हम अग्र दिशी कहेंगे। क्या कहेंगे, अग्र दिशी। तो न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स वे प्रतीप होते हैं या अग्रदिशी होते हैं। प्रतीप का मतलब कहां से, पीछे से अटैक करेंगे, जबकि यहां से अगर अग्रदिशी का मतलब कहां से होगा, आगे से आकर के अटैक करते हैं। बात क्लियर हुई, प्रतीप होगा या तो क्या होगा आपका यहाँ से अग्रदिशी होगा। जबकि इसमें बात की जाती है प्रतीप होते हैं, अर्थात ये आपके जो न्यूक्लियोफाइल्स होंगे, इसमें न्यूक्लियोफाइल्स वो किस तरीके का काम करते हैं, वे केवल प्रतीप होते हैं। क्या होंगे, इसमें केवल प्रतीप होंगे। मतलब यहां से अगर ये न्यूक्लियोफाइल्स अटैक करने का काम किया तो केवल कहां से करेगा, पीछे से कर। कहां से करेगा, न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेंगे वह केवल आपके पीछे से अटैक करने का काम करेगा। अब यहां से देखिए अगर बात की जाती है तो अगला काम क्या होगा, इसमें रेशमिक मिक्सचर प्राप्त होता है, क्योंकि इसमें आपका क्या काम, दोनों तरफ से अटैक होने के कारण इसमें रेशमीकरण, यहाँ से रेशमीकरण होता है, रेशमाइजेशन, जिसके कारण इसमें क्या प्राप्त होगा, रेशमिक मिक्सचर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, यहाँ से रेशमिक मिक्सचर प्राप्त होता है। ठीक, यहां से क्या होगा, इसमें रेशमिक मिश्रण प्राप्त होगा। कौन सा, रेशमिक मिश्रण प्राप्त होगा। रेशमिक मिश्रण क्या होता, ऐसा मिश्रण जिसमें डी और एल दोनों रूप उपस्थित होते हैं, उसे क्या कहते हैं, रेशमिक मिश्रण कहते हैं। क्या कहेंगे, रेशमिक मिश्रण कहेंगे। जबकि इसमें कौन सा आपका, यहां से वाल्डन प्रतिलोम, अर्थात यहां से जो आपका क्या काम होगा, इसमें आपका वाल्डन प्रतिलोम, यहां से वाल्डन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा, वाल्डन प्राप्त होगा। अब यहां से देखिए वाल्डन के नाम पे पड़ा। अगला देखिए इसमें 10वें पॉइंट की बात की थी, इसमें रीअरेंजमेंट, किसकी, पुनर्व्यवस्था की संभावना होती है। अर्थात यहां से जो कार्बोकेटायंस बनेंगे उसमें रीअरेंजमेंट की संभावना पाई जाएगी। क्या होगी, इसमें रीअरेंजमेंट, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, पुनर्व्यवस्थित उत्पाद बनते हैं। इसमें क्या बनेंगे, यहां से 10वां पॉइंट आपका हो जाएगा, इसमें पुनर्व्यवस्थित उत्पाद बनते हैं। अब पुनर्व्यवस्थित उत्पाद होते क्या है, रीअरेंजमेंट आपके प्रोडक्ट। तो देखिए यहां से अगर बात की जाती तो इसमें पुनः व्यवस्थित उत्पाद बनेंगे। तो देख लेते हैं रीअरेंजमेंट पहले होता क्या है। तो देखिए यहां से अगर बात की जाती, जैसे यहां से हम टर्सरी का, यहां से एक एल्केलाइड ले लिए CH3, यहां से आपका हो गया CH3, यहां से आपका हो गया CH3, यहां से देखिए आपका CH2 हो गया। सिंगल बॉन्ड यहां से हम क्या ला करके जोड़ दिए, एल्केलाइड। अब यहां से किसी भी न्यूक्लियोफाइल से अगर रिएक्शन करा रहे हैं तो हम देखेंगे कि जो हमारा प्रोडक्ट बनना चाहिए, अब तक के नियम के अकॉर्डिंग यही बनना चाहिए, CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, यहां से आपका न्यूक्लियोफाइल्स आकर के अटैक करेगा। ठीक, लेकिन ये जो आपका उत्पाद बनता है या क्या होता है आपका, गलत होता है, क्योंकि इसमें रीअरेंजमेंट की प्रोसेस पाई जाती है, पुनर्व्यवस्थित किया, पुनः व्यवस्थित की क्या होती है, संभावना पाई जाती है। तो हमारा उत्पाद ये ना बन करके क्या बनेगा, तो देखिए इसका उत्पाद यहाँ से जब इसके द्वारा न्यूक्लियोफाइल्स अटैक करेगा तो यहाँ से उत्पाद हमारा CH3 बनेगा, यहाँ से आपका सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा। अब देखिए यहां से आपका क्या काम होगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी और हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ से अगर इस तरीके से ना बनाए, यहाँ से हम क्या काम कर देते हैं, यहाँ से H लिख देते हैं।
तो देखिए इसकी बात की जाती है। यहाँ से भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से यच आकर के हो जाएगा। तो हमारा उत्पाद ही बनना चाहिए था, लेकिन ये नहीं बनेगा। तो देखिए हमारा उत्पाद क्या बनेगा, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी और हाइड्राइड शिफ्टिंग के बाद यहाँ से आपका हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ से भी सिंगल बॉन्ड आपका CH3 हो जाएगा और आपका यह इस तरीके का यह उत्पाद बनेगा। अब आइए ऐसा क्यों होता है, तो देखिए यहां से अगर बात की जाती है, इसे मिटा दे रहे हैं, तो देखिए यहां से अगर बात की जाती है तो ऐसा क्यों होता है, तो इसकी मैकेनिज्म को हम देख लेते हैं। तो मैकेनिज्म क्या कहा होता था, फर्स्ट स्टेप में एल्किल हैलाइड से हेलोजन एटम अलग होता था, कार्बोकेटायंस का फॉर्मेशन होता था। क्या होता था, एल्किल हैलाइड अलग होता था और कार्बोकेटायंस का फॉर्मेशन होता था। तो देखिए यहां से अगर बात की जाती है तो एल्किल हैलाइड तो हमारा यही है। यहां से देखिए CH3 यहाँ से H सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ से आपका X आकर के है, यही तो कार्बोकेटायन। अब यहाँ से देखिए न्यूक्लियोफाइल्स, यहाँ से आपका हाइड्रोजन एटम अलग होगा हेट्रोलिटिक क्लीवेजन विषम विदलन के बाद। तो देखिए यहाँ से बनेगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C H सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ से आपका CH2, इसके ऊपर क्या कहा होगा, पॉजिटिव चार्ज है। अभी आपको कुछ देर पहले दिखाया गया था कि टर्सरी कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा रिएक्टिव। तो यहां से देखिए हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी, यहां से आपका एक हाइड्रोजन इधर शिफ्ट होगा। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बन पे धनायन बन रहा है और वहां से अगर संभावना है टर्सरी पे बनने के लिए यस या नो अभिक्रिया, तो हाइड्रोजन एटम के शिफ्टिंग के द्वारा जो धनायन होगा वह हमेशा टर्सरी कार्बन पे या तृतीयक कार्बन पे बनेगा। तो देखिए यहां से हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी, तो हाइड्राइड शिफ्टिंग के बाद यहां से जो कार्बोकेटायंस बनेगा वह आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड यहाँ से आपका हो जाएगा CH3 प्लस यहाँ से आपका क्या हो जाएगा CH3, अर्थात जो कार्बोकेटायंस अब आया हुआ टर्सरी पे आ रहा है, तो उत्पाद हमारा ए ना बन करके कौन सा बनेगा, ए वाला हमारा उत्पाद सही होगा। इसलिए इसमें कहा गया कि इसमें रीअरेंजमेंट की प्रोसेस पाई जाती है। क्या पाई जाती है, रीअरेंजमेंट की प्रोसेस पाई जाती है, जबकि इसमें रीअरेंजमेंट की प्रोसेस क्या होती है, नहीं पाई जाती है। तो हम 10वां पॉइंट लिखेंगे, इसमें पुनर्व्यवस्था की क्या होती है, संभावना पाई जाती है, जबकि इसमें पुनर्व्यवस्था की संभावना नहीं पाई जाती है। या कह सकते हैं इसमें जो कार्बोकेटायंस होता है उसमें पुनर्व्यवस्थित उत्पाद बनता है, जबकि इसमें पुनर्व्यवस्थित उत्पाद नहीं बनता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।